नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ये नंबर आप नोट कर लें, आपकी स्क्रीन पर है और अपने सवाल तैयार रखें। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आपका कोई भी ट्रेड फंसा हो, आपको कोई भी राय चाहिए, आपको नई ट्रेडिंग करनी है, तमाम मुद्दों पर अपने सवाल तैयार रखें। हम अभी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जरा मार्केट की चाल को देख लें कि आज ओवरऑल दिन भर मार्केट में किस तरह का ट्रेड रहा है, किस तरह का कारोबार हुआ है। पहले आपको ये बताते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का दिन नेचुरल गैस का दिन रहा। इंट्राडे में नेचुरल गैस ने 740 रुपए की नई ऊंचाई को पार किया। रिकॉर्ड तेजी हमने देखी नेचुरल गैस में। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, लेकिन इंट्राडे में 740 की नई ऊंचाई के पार चला गया नेचुरल गैस का भाव, और अभी मार्केट 736 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में 14 साल की ऊंचाई पर है नेचुरल गैस के दाम। क्रूड को अगर आप देखें तो क्रूड का मार्केट दबाव में ही ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ा एक्शन नहीं। कच्चे तेल में आप देखिए कि इस वक्त ब्रेंट 120 के नीचे, नाइमेक्स क्रूड $118 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर भाव 9200 के नीचे आया है, तो दबाव में है कुल मिलाकर क्रूड का मार्केट। बुलियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों कमोडिटी में आज हमने दिन भर एक दबाव का कारोबार देखा है, प्रेशर देखा है। अभी भी आप देखिए, हालांकि अब थोड़ी रिकवरी आई है। गोल्ड 45 रुपये ऊपर है, 50,900 के आसपास, लेकिन चांदी का मार्केट अभी भी दबाव में है। 350 रुपये से ज्यादा की गिरावट इस वक्त चांदी में दिख रही है। ग्लोबल मार्केट में बिल्कुल रेंज का ट्रेड 1850 के गोल्ड ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मेटल मार्केट को देखें तो बेस मेटल में कोई बड़ा एक्शन नहीं, सब जगह दबाव, और इनफैक्ट अब गिरावट बढ़ गई है। एल्युमिनियम करीब 1.5% नीचे, 234 के नीचे, कॉपर 790 के नीचे और लेड 184 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और करीब 1% के आसपास की गिरावट इस वक्त दिख रही है। निकल जिंक में करीब 2.5% की गिरावट, लेकिन निकल का मार्केट बहुत ही रेंज में 2100 के आसपास मार्केट टिका हुआ है। तो ये मार्केट का नॉन एग्री मार्केट कहा, लेकिन एग्री मार्केट में आज एक्शन दिखा है, खास करके ग्वार में। और ग्वार में लंबे वक्त के बाद ये तेजी हमने देखी है, और एक हफ्ते की ऊंचाई पर ग्वार का भाव पहुंचा है। दो बात है ग्वार की तेजी में, एक तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, उस गिरावट के बाद एक रिकवरी, और दूसरी बात की मानसून को लेकर चूंकि खबर यह आई है कि पिछले 6 दिनों से मानसून आगे नहीं बढ़ा है, उस मोर्चे पर भी मार्केट को थोड़ी चिंता लगी, इसलिए ग्वार मार्केट में आज हमने तेजी का माहौल बनते हुए देखा। तो ये मार्केट का ताज़ा अपडेट है, और हम चर्चा की शुरुआत ग्वार से ही करने वाले हैं कि ग्वार की आज की तेज़ी कितनी टिकाऊ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज 4 खास मेहमान इनफैक्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मनोज जाजू, ग्वार के ट्रेडर हैं। पुखराज चोपड़ा जुड़ रहे हैं, एग्री मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। राजीव कपूर, ट्रस्ट लाइन के, और रवि दियोरा, कुंवर जी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुखराज जी, पहला सवाल तो आपसे यही कि जो आज की तेजी है ग्वार की, वो गिरावट पे बाइंग है या मानसून को लेकर जो थोड़ी सी चिंता वाली खबर आई है उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया है? जी, जैसा आपने अभी बताया कि मानसून ये 6 दिन से रुका हुआ है और मानसून की गति कमजोर है और मानसून पे आशंका है। आज मुख्य बढ़ने का कारण तो यही था मृत्युंजय जी। अच्छा। उसके अलावा जो कल डाटा आए मई के, वो 27,000 टन के आए, जो कि संतोषजनक कहे जा सकते हैं। 22-23,000 टन, 24,000 टन एक्सपोर्ट हो रहा था, वो डाटा भी 27,000 टन का आया है। तो ये दोनों बातें शामिल होके ही आज बाजार के अंदर तेजी आई है। और मृत्युंजय जी, जैसा कि आपको पता ही है कि जब चौमासा, ये बरसात का सीजन, मानसून का सीजन आता है, तो ग्वार नहीं रहता, फिर ये मानसून का फॉरवर्ड सौदा बन जाता है एक तरह से। तो जैसे जैसे मानसून कमजोर होगा या जैसे जैसे प्रगति होगी, ये हमेशा रिफ्लेक्स इसको करता रहेगा, और ये इसी वजह से जो आज की तेजी है वो इसी वजह से बनी है कि मानसून कमजोर रहा। ये बात आपने ठीक कही कि ग्वार जब मानसून आता है तो ग्वार नहीं रहता है, मानसून हो जाता है। तो आज तो मेरी किसी एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उनका कहना था कि मैं मानसून को अगर देखना होता है तो मैं ग्वार को देखता हूँ, और ग्वार को देखकर समझ जाता हूँ कि बारिश होगी या कम होगी या ज्यादा होगी। जी, तो ये बात तो आपने जी
हाँ, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही, लेकिन मनोज जाजू जी, आप जरा बताएं कि ये तो ठीक है कि मानसून की खबर पर अब मार्केट रिएक्ट करता रहेगा, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटली मार्केट कैसा है अभी ग्वार का? देखिए मृत्युंजय जी, 15 रोज पहले भी अपनी बात हुई थी, तो उस वक्त 62-63 रुपए ग्वार ट्रेड कर रहा था वायदे में, तो उससे लगभग 500-600 रुपए की गिरावट आ गई। आज मार्केट कुछ प्लस रहा है। जो अभी आपने बोला कि कुछ मानसून स्लो है, उसकी प्रोग्रेस स्टार्टिंग अच्छी नहीं है, तो ये रीजन हो सकता है। नेट के अंदर अगर इसकी ओवरऑल स्टडी करें ग्वार की, तो ग्वार की डिमांड, ग्वार का स्टॉक, ग्वार की डिमांड पर काफी भारी है बाजार। हमारे एरिया में सबसे पहले बिजाई ग्वार की गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में होती है, जहां बहुतायत में ग्वार होता है। तो यहाँ 10 दिन से ग्वार की बुआई शुरू हो चुकी है और ये पिछले साल से काफी बढ़िया रुझान दे रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस साल नहरी पानी से ग्वार लगभग दुगना बिजाई पिछले वर्ष के मुकाबले होगा और स्टॉक अभी भी काफी पड़ा है। जिस हिसाब से डिमांड, एक गुड एवरेज डिमांड चल रही है, कभी 15 दिन अच्छी हो जाती है, कभी मीडियम चलती है, उस हिसाब से ग्वार का काफी स्टॉक पड़ा है। आने वाले दिनों में मैं आपको रोकना चाहूंगा। राजू जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि आपने कहा कि बुआई बहुत अच्छी शुरू हो गई है, बुआई बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं जबकि मानसून को लेकर ही अभी पिक्चर क्लियर नहीं है? आप देखें, मानसून की जो ग्वार की जो नॉन इरिगेटेड एरिया जिसको बरानी बोलते हैं, जहां बारिश के पानी से खेती होती है, उसका अभी बुआई का समय ही नहीं हुआ। उसका बुआई का समय अगले महीने से शुरू होगा, 1 जुलाई से। अभी जो बुआई चल रही है हमारे, ये नहरी पानी से, जो नहरों से पानी आता है उसमें ये बुआई हो रही है और ये क्रॉप मैं आपकी बात, ये बात ठीक है कि अभी उससे हो रही है बुआई, लेकिन मैं अब तो आपसे ये पूछ रहा हूँ ना कि अगर आगे मान लीजिए मानसून को लेकर, भगवान ना करे कि ऐसा हो, हम भी चाहते हैं कि मानसून अच्छा हो, बारिश अच्छी हो, ताकि खेती ठीक ठाक हो पाए, लेकिन मान लीजिए बाई चांस अगर आगे भी रिपोर्ट मानसून को लेकर, खास करके राजस्थान में जहाँ पर ग्वार के इलाके हैं बुआई के, वहाँ पर अगर कमजोर रिपोर्ट आती है, तब भी आप यही बात कहेंगे कि बुआई अच्छी होने वाली है? नहीं, देखें, चाहे नहरी ग्वार की बुआई अच्छी हो जाए, क्रॉप अच्छा हो जाए, लेकिन ओवरऑल नॉन इरिगेटेड एरिया का भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है क्रॉप के साइज में। तो अगर मानसून ईश्वर ना करे अगर फ्लॉप हो जाता है, तो ग्वार गम में निश्चित एक बहुत बड़ी तेजी आएगी। अदरवाइज मानसून नॉर्मल रहता है, अच्छा रहता है, तो ये भाव जो चल रहे हैं, हो सकता है कि काफी लंबे समय अपने को दोबारा देखने को ना मिले। ये बात तो सर है ही, लेकिन अभी आप जो बात कह रहे थे, ये तो ऑब्वियस है कि मानसून अच्छा होगा तो खेती अच्छी होगी, दाम कम होंगे। बात आप लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नॉन इरिगेटेड, जहां पर नहरी पानी से बुआई होती है, आप कह रहे हैं कि उसका हिस्सा भी ज्यादा है, तो वहां से कंपनसेट हो जाएगा। आप एग्री करते हैं क्या पुखराज जी इससे? आपको लगता है अगर मान लीजिए बारिश थोड़ी कम भी होती है, तो क्या नहरी पानी से उसकी भरपाई हो जाएगी, खेती बहुत अच्छी होने वाली है? आपका अपना अनुमान क्या है पुखराज जी, क्योंकि आप लंबे वक्त तक रहते हैं खेतों में, देखते हैं, समझते हैं, आप बताएं सर, आपका अनुमान क्या कहता है? जी, नहरी पानी से तो इसकी कोई भरपाई होने वाली नहीं है, ये तो मानसून पर ही निर्भर है। मानसून यदि ठीक नहीं रहेगा तो नहरी पानी से भरपाई होना तो बहुत मुश्किल है। और नहरी पानी की मृत्युंजय स्थिति ये है कि अभी 2 महीने से नहर खुली है, वो भी हमें पीने के लिए पानी दिया गया है, सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया गया है। तो पीछे पानी का फ्लो भी कम है और बरसातें भी नहीं हुई है हिमाचल में और में, तो बांधों में भी पानी नहीं है। तो ऐसे में नहरी पानी के ऊपर तो किसी तरह का आश्रित किसान भी नहीं होगा, व्यापारी भी नहीं होंगे और नहरी पानी काम भी नहीं आएगा। मृत्युंजय जी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बुआई शुरू हो गई है सर? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमें 60 दिन बाद में पीने का पानी मिला है राजस्थान में। ये जो हमारे जिले हैं जो ग्वार के हैं, ये आपका बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, चूरू है, इन सब एरिया में 2 महीने बाद पीने का पानी मिला है। ये गंगानगर में अच्छी बुआई हो रही है? नहीं, गंगानगर में जी वो 2 तरह की नहर है, एक तो भाखड़ा नांगल है, एक गंग नहर है, एक राजस्थान कैनाल है। तो सबसे बड़ा एरिया है वो राजस्थान कैनाल कवर करता है। तो राजस्थान कैनाल में पानी नहीं है, भाखड़ा में, गंग नहर में है, तो वहां पर ज्यादा जितनी भी हो सकती है नरमा और कपास की बिजाई हुई है, तो ग्वार के लिए वहां जमीन नहीं है। अच्छा, अब बताएं जाजू जी, आपका रिएक्शन क्या है? देखें,
गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो तीनों नहरें, ये बिल्कुल सही बात है। पहली बात, गंग नहर में पहले पानी चल रहा है, वहां नहरबंदी नहीं थी इस साल। और राजस्थान केलार और भाखड़ा में अभी 1 जून से पानी आया है, और ये कॉटन की बुआई का लगभग समय 95% निकल चुका है। और दूसरा, ग्वार एक ऐसी क्रॉप है जो कम पानी की क्रॉप है। डैमों में पानी, जो चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि डैमों में पानी कम है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तभी तो ये ग्वार की बुआई ज्यादा होगी ना, कॉटन में पानी ज्यादा चाहिए। दूसरा, जो पिछले 3 साल में हमारे एरिया में जो ग्वार का रकबा घटा, उसका रीजन था कि मूंग की बुआई बहुत ज्यादा हुई थी। तो इस साल किसानों का मूंग के प्रति कोई रुझान नहीं है, और मूंग हो सकता है सिर्फ 1/3 एरिया लास्ट ईयर से रहे, और ग्वार, ये सारा एरिया ग्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा जब किसानों से बात की जाती है, इन सीड सेलर से बात की जाती है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर सामने आ रही है। जी पुखराज जी, आप कुछ कह रहे हैं सर? यस। हाँ जी मृत्युंजय जी, जैसा कि मैं किसानों से मिलता रहता हूँ, बातचीत होती रहती है। इस बार क्या हुआ, चारे के भाव लगभग 3 गुना 3.5 गुना हो गए हैं। तो किसान इसलिए मूंग नहीं बिजाई करेंगे। किसानों का ये कहना है कि चारा हमें सबसे ज्यादा बाजरा से मिलता है, उसके बाद ग्वार से मिलता है। तो वो जो भी बिजाई उनकी जो करने की मंशा होगी ना, उसमें प्रथम प्रायोरिटी बाजरी की है, सेकंड प्रायोरिटी ग्वार की है, क्योंकि चारे के भाव आसमान पे चढ़े हुए हैं और चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है। पशुपालक और किसान दोनों बहुत परेशान है इससे। यही कारण होगा बिजाई के उसमें बदलाव का। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, और जाजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्वार पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। और शुरुआत करते हैं एनर्जी मार्केट से। क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों कमोडिटी पर राजीव जी आज के लिए आपका व्यू। गुड इवनिंग मिथुंजय जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज काफ़ी अच्छी चर्चा हुई ग्वार पे। और जहां तक सवाल है क्रूड और नेचुरल गैस का, मिथुंजय जी नेचुरल गैस में तो लगातार अप ट्रेंड बना हुआ है, और 740 के स्तर पे थोड़ा सा बाजार एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है सिंस मॉर्निंग, बट ऐसा लगता है कि इस रेसिस्टेंस को इजीली ब्रेक करेगा। इसमें ट्रेड करने के लिए मृत्युंजय जी मैं ऑप्शन थोड़ा सा एडवाइस करना पसंद करूंगा, क्योंकि कमोडिटी काफ़ी वॉलेटाइल है ये वाली। तो इसमें 750 की क्रूड, इसकी नेचुरल गैस की ऑप्शन को बाय किया जा सकता है रफली 45-46 पर। और इसमें मृत्युंजय जी स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 37 रुपीज़ का, और मैं इसमें टारगेट एडवाइस करूंगा अराउंड 60 रुपीज़ का। तो नेचुरल गैस की 750 रुपये की कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं 45 पर, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 36 एंड फॉर द टारगेट ऑफ 60 रुपीज़। दूसरी कमोडिटी क्रूड ऑयल में मृत्युंजय जी मुझे लगता है कि आज सुबह से बाजार जो है थोड़ा सा दबाव में ट्रेड कर रहा है। दबाव में ट्रेड करने के दो कारण हैं। एक तो ऑलरेडी हम एक बहुत बड़ा रनअप इसमें देख चुके हैं, दूसरा 9300 एक इम्पॉर्टेंट बैरियर की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो इसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या तो ये अपनानी चाहिए कि 9300 के बैरियर को जब बाजार क्रॉस करे तब मोमेंटम बाय के लिए इसको चुना जा सकता है। तो अभी फिलहाल क्रूड ऑयल में मेरा मानना है कि थोड़ा स्टे अवे रहना चाहिए। इधर इसको 9000 के आने तक का वेट करना चाहिए, या फिर 9300 के बैरियर को जब ये ब्रेक करे तब इसमें खरीदारी का सोचना चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड और नेचुरल गैस के ऊपर, इस पर आप नज़र रखें। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर पर दियोरा जी आपका व्यू? 100 रुपये के आसपास की तेज़ी गोल्ड में है अभी, 50,965, 51,000 के आसपास है भाव। चांदी का मार्केट थोड़ा नीचे है, 300 रुपये के आसपास की नरमी है। क्या व्यू है आपका गोल्ड पर और सिल्वर पर आज के लिए? आजकल ये लग रहा है कि गोल्ड में पर्टिकुलर थोड़ा रेंज बाउंड एक्टिविटीज हो सकता है, बट हायर लेवल से रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स दोनों अभी लास्ट 1 आवर में अच्छा रिकवर हुए। विद इन मार्केट आवर्स 12 से 1 बजे तक ये गिरे थे, बट वहां से एक अच्छी रिकवरी के साथ आप यूएस डॉलर इंडेक्स देखे या यूएस के ट्रेजरी यील्ड देखे तो ये रिकॉर्ड पे बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये दोनों बढ़ते रहेंगे प्राइसेस में रेजिस्टेंस बना रहेगा। हालांकि प्रीफर्ड पिक सिल्वर रहेगी, वहां पे बेस मेटल का जो दबाव है उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में 62,190 के करीब जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 62,500 का लगाए, डाउन साइड 61,400 तक के लेवल्स आपको इवनिंग तक दिख जाएंगे। गोल्ड में अगर 51,100 के करीब लेवल्स मिलते हैं तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना है। डाउन साइड 50,800 के लिमिटेड टारगेट रहेंगे,
और 51,280 के स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी वहां पे रखना है एंड सिल्वर में करंट मार्केट प्राइस से भी सेल करके चला जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड पर और सिल्वर पर कि आज के लिए इसमें आप किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला सवाल इस वक्त मंजीत का है, राजस्थान से आए हैं सवाल। मंजीत पूछ रहे हैं, पूछिए मंजीत, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मस्टर्ड सीड में क्या करें? मस्टर्ड में क्या करें, बताइए राजीव जी, क्या व्यू है आपका सरसों पर? मृत्युंजय जी माफी चाहूंगा, मैं सरसों के भाव ट्रैक नहीं कर रहा स्पॉट। रवि जी आप कर रहे हैं ट्रैक? मुझे भाव इन फंडामेंटल्स थोड़ा बहुत पता है, बट यस ट्रेडेबल नहीं है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत आप स्पॉट प्राइस का रेफरेंस लेके वहां पे देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मस्टर्ड में आगे जाके थोड़ा गिरावट आ सकता है, क्योंकि एडिबल ऑयल मार्केट जो सप्लाई शॉर्टेज से चल रहा था वहां पे थोड़ा ईज ऑफ सप्लाई है, तो मुझे लग रहा है इसका एक प्रेशर आगे जाके प्राइजेस में देखा जा सकता है। वैसे भी डिमांड का एक स्लैक पीरियड है, अगस्त तक इतना ज्यादा डिमांड मस्टर्ड का रहता नहीं है, और प्राइस भी लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी दे चुके हैं। 7100 के करीब इंदौर पे स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आपका अगर पोजीशन हो तो यहाँ पे 50% लिक्विड कर देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि डाउन साइड 6500 तक के लेवल्स दिख जाएंगे, तो आपके पास अगर व्यापारी हो आप तो 50% यहाँ पे लिक्विडेट कर ले। ठीक है, अशोक कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। मैं काफी समय से आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। थैंक यू सर। ये ग्वार का भाव ये 6300 इसी हफ्ते आ सकता है, और सरसों का भाव 55-56 आ सकता है जी। सरसों पर तो अभी बात हुई है, लेकिन ग्वार पर जहां तक आप जानना चाहते हैं कि 6300 इसी हफ्ते, क्या कहेंगे राजीव जी? मृत्युंजय जी, ग्वार ने वैसे तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्तर से आज एक रिकवरी दिखाई है। 5600-5500 एक ऐसे स्तर है जहां पर बाजार एक अच्छा सपोर्ट भी लेता है, प्लस जिस तरह का न्यूज़ इम्पैक्ट कर रहा है मॉनसून का, वो काफ़ी इसको हेल्पफुल रहता है। 6300 तो नहीं मृत्युंजय जी, बट इस हफ्ते में मुझे लगता है कि एक बार दाम 6000 तक भी तो जा सकते हैं, बट 6300 अभी थोड़ा सा कहना, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी इसमें। ठीक है, अगला सवाल जगदीश का है, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, पूछिए जगदीश जी। रतन जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। और पहले आपको अवार्ड मिलने की खुशी में कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है सर, मैंने क्रूड ऑयल का 9100 का कॉल लिया हुआ है, 10 लॉट लिया हुआ है, तो ये बढ़ेगा या मतलब पीछे आ जाएगा वापस? 9100 की कॉल आपने ली है, बताइए दियोरा जी क्या किया जाए, ऑप्शन में ट्रेड है इनका? जरूर से मुझे लग रहा है जब तक ये 9100 का लेवल इंटेक्ट है, 9120 ये प्रिसाइज इसका सपोर्ट है, तो आप क्या करें, आप ये फ्यूचर के लेवल ध्यान में रखें। 9120 के लेवल जब तक नीचे साइड ब्रेक नहीं होता, आप अपनी पोजीशन इंटेक रखें। अगर इवनिंग में 9120 का लेवल ब्रीच होता है तो आप वहां से निकल सकते हैं, बट मुझे ऑल ओवर तेजी लग रहा है और आप ऑप्शन में अपनी पोजीशन ऑलरेडी लिमिटेड रिस्क के साथ खड़े हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको 9100 के कॉल में शॉर्ट टर्म के लिए रुकना चाहिए। मेरा टारगेट 9300 क्रूड में रहेगा, तो अगर ऑप्शन की वैल्यू आप गिने तो यहाँ से 50 से 60 पॉइंट की और बढ़त आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे 9120 के सपोर्ट के ध्यान में लेते रुकना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है जिगर का, गुजरात से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए जिगर। सर गोल्ड पे सवाल है, आज इंट्राडे में गोल्ड में क्या करूं, राजीव जी से सवाल। इंट्राडे में गोल्ड में क्या करूं, 50,945 ये गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस है। बताइए राजीव जी, आज के लिए इस भाव पर क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, बहुत ही छोटे दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 50,850 पर इसमें खरीदारी कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 50,650। छोटा ही टारगेट रखना है 51,150 का। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में इस भाव पर एग्जैक्टली क्या ट्रेड आपको लेना है। अच्छा, चांदी में दियोरा जी आज थोड़ी कमजोरी है, गिरावट है, क्या आज शाम के लिए आप और गिरावट देख रहे हैं सिल्वर में, चांदी में? मैंने रिकमेंडेशन भी सिल्वर में सेल के दी है, क्योंकि बेस मेटल्स में वीकनेस है एंड डॉलर इंडेक्स अभी देखे तो जो 102.50 पे चल रहा था वो 73 पे आ गया, एंड बॉन्ड यील्ड जो 3 के लेवल पे चल रही थी वो फिर से डेज के हाई करीब है, तो मुझे लग रहा है कि इवनिंग में
जैसे यूएस ओपन होगा ये दोनों यहाँ से और बढ़ सकते हैं, जिसका एक प्रभाव नेगेटिव साइड आपको सिल्वर में आता हुआ दिखेगा। 61,400 तक के लेवल के लिए मैंने सेल की रिकमेंडेशन ऑलरेडी दी है। मुझे लग रहा है कि इवनिंग में ये प्रेशर और बढ़ सकता है। जब तक टू बी प्रिसाइज 62,580 के ऊपर सिल्वर में क्लोज नहीं आता, तब तक मुझे लग रहा है कि ये दबाव शॉर्ट टर्म में जारी रह सकता है। ठीक है, राजेश हैं नेक्स्ट कॉलर। पूछिए राजेश जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। मेरा सवाल है कैस्टर सीड और जीरा में। हालांकि मेरे पास स्टॉक पड़ा है फिजिकल में, हम किसान हैं और 6 महीने का व्यू चाहिए कैस्टर में, इसका डिमांड क्या रहेगा और आने वाले दिनों में किस तरह के भाव मिल सकते हैं? कैस्टर और जीरा, ठीक है। बताइए दियोरा जी, क्या व्यू है आपका? मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू अगर कोई जानना चाहे कैस्टर जीरा में, तो क्या सुझाव, क्या सलाह? कैस्टर में जो अभी मॉनसून के न्यूज आए उस हिसाब से अभी थोड़ा बहुत वहां पे मंदी देखने को मिली, क्योंकि अगर मॉनसून ठीक नहीं रहता तो कैस्टर का जो प्रोडक्शन या सोइंग है वो बढ़ता है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा बहुत वहां पे सेंटिमेंटल मंदी है। बट मुझे लग रहा है कि ये एक लिमिटेड अपसाइड के लिए आपको रुकना है। अगर प्राइसेस 7700 से 7800 के करीब आते हैं तो आपकी जो पोजीशन है उसमें से 50 to 60% आप लिक्विडेट कर दे। मुझे लग रहा है कि 8000 के बियॉन्ड प्राइसेस में ये सीजन में जाना नहीं चाहिए, तो आप वहां पे एक बार हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साथ में 7400 का लेवल ध्यान में रखें। मुझे लग रहा है कि 6 महीने में आगे रेंज 6500 से लेके 7800 7900 रह सकते हैं, और अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं वो अपर बैंड के करीब है, तो वहां पे एक बार थोड़ा लिक्विडेशन करना चाहिए। जीरा में मैं मान रहा हूँ कि आपको रुकना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस में तेजी जारी रहेगी, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आगे अगर आपका 6 महीने का आउटलुक है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड दिखा सकते हैं। अपर साइड में मानता हूँ कि 24,200 के लेवल आपको 6 महीने में जीरे में दिख जाएंगे। 20,000 का लेवल एक अच्छा बेस बना हुआ है, तो ये लेवल ध्यान में रख के आप 6 महीने में लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चूंकि फंडामेंटल मजबूत हैं, तेजी के हैं, तो आप लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मतलब ये कि आप बाइंग करके अभी रह सकते हैं, आगे आपको ठीक ठाक मुनाफा जीरे में मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले कॉलर का। सैयद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए सैयद। टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें सर प्लीज। हेलो जी, पूछिए। आवाज आ रही है, पूछें सर। हाँ, 8,500 की पुट पे पोजीशन बनाई हुई है। किसमें? 8,500 की पुट में पोजीशन बनाई हुई है मैंने। क्रूड में? क्रूड में। ओके, बताइए राजीव जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए अभी तो 8,500 का मुझे लगता है कि लेवल इसलिए आएगा नहीं, क्योंकि बाजार लगातार 9200 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिर्फ एक ही इनको चीज सपोर्ट करेगी प्राइस टर्म्स में कि बाजार $122 $120 से एक रेसिस्टेंस ले रहा है और वहां से गिर रहा है। हालांकि जो 8500 का जो पुट ऑप्शन है उसका भाव काफी नीचे आ चुका है, 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इनको दो चीजें करनी है। बाजार अगर 9300 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर जाए तो आप पुट में से बाहर आ जाएं। अदरवाइज अगर प्राइस का स्टॉप लॉस लेना है पुट का तो 60 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। मैनी कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार। क्रूड में सर 10,000 के चांसेस लगते हैं क्या? 10,000 के चांसेस क्रूड में? अच्छा ठीक है, ये सवाल अभी हम इसका जवाब देंगे, लेकिन आप पहले शुरुआत में, मतलब शो की शुरुआत में सवाल पूछा करते थे, अब आप आखिर में पूछते हैं, क्या वजह है इसकी? ओह अच्छा, कैलाश जी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के बाद तुरंत वो फोन काटते हैं और फिर टीवी देखते हैं कि जवाब क्या आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। चलिए बताइए राजीव जी, 10,000 का लेवल कच्चे तेल में देख पाएंगे हम? देखिए मृत्युंजय जी, 10,000 का भाव आ सकता है, बट उससे पहले 9300 का एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है जिसकी मैंने अभी चर्चा भी की है। अगर 9300 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है और चलने में सक्षम रहता है तो पहला लक्ष्य जो हमें लगता है वो 9450 से 9500 लगता है, और 9500 के ऊपर क्लोज होता है तो डेफिनेटली फिर 10,000 का दाम आ सकता है। बट अभी पहले हमें ऐसा लगता है कि 9450 9500 जो कि डॉलर टर्म्स में नाइमेक्स का $125 का स्तर बनेगा, जी, जी। वो एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, रवि जी आपका,
जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए।